Imagine being born into a world where your opinion does not count, where your education is considered optional, where your safety is never granted, where decisions that directly affect your life are made entirely without you. Now stop imagining. Because for hundreds of millions of women and girls across South Asia is not imagination. This is reality. This is today's reality. And the most disturbing part, the world already knows. The solutions already exist, the frameworks are already written, and almost none of it is reaching the people who need it most. My name is Mohammad Masood Ali, और मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये बेड़ा उठाया जाए कि हम लोग ये इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हम बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात करेंगे. साथ ही साथ ये बहुत बड़े मसले हैं जो हमारी सोसाइटी को किस तरीके से शेप करेंगे, और ये वे फॉरवर्ड है जो हमें जिनके ऊपर फोकस करके उनका सोल्यूशन निकाल के, और ये वे फॉरवर्ड है हमारी तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए, और हमें इंटरनेशनली बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिप्रेजेंटेशन के लिए इन चीज़ों के ऊपर बात करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जेंडर इनइक्वालिटी इन साउथ एशिया ये कोई इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं है, या कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, या पॉलिसी फेलियर मैं नहीं कहता, गवर्नेंस फेलियर नहीं कहता, ये कोई हिस्टोरिकल फेलियर नहीं है, विद अ वेरी रियल, वेरी मेजरेबल ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस. ये मामला बहुत ही सीरियस है, और इसके ऊपर जब तक इंटायर रीजन और जो हमारी प्यूरी ह्यूमन बीइंग है, इसके ऊपर जब तक यूनाइट होकर बात नहीं करेगी, आई डोंट थिंक सो कि वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस मैटर. जब तक हम मिलके इसके ऊपर बात नहीं करेंगे. वी हैव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस विद billions of dollars of budgets. We have universities offering entire degree programs on the issue. We have United Nations resolutions. There are multiple resolutions of human rights, and there is a specific agency of human rights of United Nations. We have different universities who focusing on the gender equality, and they are offering the entire PhDs, MPhils, bachelor's degrees, and sustainable development goals. You must have heard of it, that United Nations have a very strong sustainable development goals for 2030. So this is a part of the sustainable development goal, and the gender equality framework signed by the every major government and the intergovernmental organizations. And yet in the slums of Karachi, Mumbai, Dhaka and Calcutta, a girl's future is still being decided by everyone except herself. ये एक सबसे बड़ा मसला है कि आप देखें कि यहाँ पे इतना बड़ा रीजन है, हम अक्रॉस द बॉर्डर बात करेंगे, मैं सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर बात करके मैं कल बाकी रीजन्स के ऊपर भी आऊँगा, मैं वहाँ पे भी बात करूँगा. अगर मैं एफ आई में से कि वहाँ पे जो मल्टीपल इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मैं कुछ मुल्कों के नाम दे दें, जिसमें सूडान आप देखें, वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है. what is the situation of women, girls and even children? what is the situation right now? And secondly, obviously जब अब एक बच्चा जो है वो एक women safe नहीं है, तो उसका बच्चा किस तरह सेफ होगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है. और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे कि किस तरह साउथ एशिया के अंदर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है टू द जो गवर्नमेंट की जो फंडिंग्स हैं, सब कुछ है, हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल है, लेकिन किस तरीके से फोर्स्ड किया जाता है, और इतने ज़्यादा स्लोगन्स, और इतनी हम बहुत ऊपर जा चुके हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लर्न कर चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो गए हैं, मॉडर्न हो गए, हमारे पास बहुत पैसा आ गया, हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं. लेकिन आज भी किसी के घर में कोई बच्ची पैदा होती है, लड़की गर्ल पैदा होती है, बेबी गर्ल होती है, तो उसको हाउ वी ट्रीट हर. सो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है वो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे. एंड अक्रॉस द बॉर्डर सूडान की बात की मैंने, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया पैलेस्टाइन, वहाँ पे तो जेनोसाइड हुआ, और वहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी क्या, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन. तो ये एक सबसे बड़ा मसला. आने वाले दिनों में हम ह्यूमन राइट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे. नाउ आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन द जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी. एंड येट
how does this happen? Why does this happen? And what does it tell us about the systems we have built to solve it? इतना बड़ा सिस्टम हमने बना दिया, यूनाइटेड नेशंस का बना दिया कि सारे इश्यूज को रिजॉल्व करो, उसके अंदर जेंडर इनक्वालिटी को भी हमने रखा कि इस मसले को हल कराना चाहिए. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिकोड टुडे. And to understand gender inequality in South Asia today, we must go back, because this crisis did not appear overnight. This is very important thing. This matter did not appear overnight. This is, for centuries across the regions. Societal structures were built on a fundamental assumptions that women belonged in the domestic sphere and men belonged in a public one. This was not unique to South Asia, but in this region it was reinforced by multiple layers. There are multiple layers. I would say the colonial system that formalized patriarchal legal structures. There are multiple people who are justifying it through economic models, through religious aspects. There are multiple people who are gender inequality को जिस तरीके से वो डिफेंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल थिंग, और उसका शायद उसके साथ शायद कोई कनेक्शन ही ना हो, उसके बावजूद भी वो करते हैं. लेकिन कॉलोनियलिज्म एक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, और कॉलोनियलिज्म की वजह से जो कुछ हुआ वो हमारे सामने आने. कास्ट सिस्टम्स दैट एडेड एडिशनल लेयर्स ऑफ ऑपरेशन पर्टिकुलरली फॉर वेमेन एट द लोएस्ट सोशल लेवल्स. जो हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम हुआ, और उसके बाद फिर हमारा जो कास्ट सिस्टम बेस्ड जो पूरा सिचुएशन और सिनेरियोस बने, उसने किस तरीके से और जिस तरीके से जहाँ पे जब आर्यंस आए थे, जिन्होंने invade किया, whatever what was the theory, and nobody knows, because the archaeological findings suggest that was the migration, not the they did not invade this region. They came all the way from the Central Asia. They just did a migration. सो माइग्रेशन की थ्योरी जो है वो हमें वहाँ पे नज़र आती है. सो द थिंग इज़ कि वहाँ पे ये एक सबसे बड़ा कास्ट सिस्टम आया, और वहाँ पे हमें देखा कि एक जो प्रॉपर कास्ट सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पे डेवलप हुआ साउथ एशियन रीजन के अंदर, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर. ये सिर्फ रिवायत नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम था जो औरत के पीछे रखने के लिए, औरत को बहुत पीछे रखने के लिए इसको जो है वो प्रॉपर बनाया गया था. इसको पूरा सिस्टमाइज, इसको इंजीनियर्ड किया गया था प्रॉपर तरीके के साथ. दे वर नॉट जस्ट ट्रेडिशंस, this was an entire system or engineer किया गया. The British colonial period actually made several things worse, codifying customary laws that had previously been flexible, creating rigid legal definitions of women's rights that persisted long after independence. And when Pakistan, India, Bangladesh and Sri Lanka gained independence in the mid-20th century, they inherited these structures almost entirely intact. The borders changed, the flags changed, the names of the rulers changed, but the position of the women in a society, for the majority, especially in the poor majority, almost nothing changed at all. यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और वो सब कुछ उसी तरीके से जो है वो जारी है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर साउथ एशिया स्टैंड्स टुडे नाउ. Let us look at where South Asia actually stands today, because the numbers are not just concerning, they are direct indictment of 70 years of policy failure. According to the World Economic Forum's Global Gender Gap Report, South Asia is consistently ranked as the second least gender equal region on the entire planet. Second worst out of the 8 global regions. Just imagine that कि दूसरे नंबर पे out of 8 of दूसरे नंबर पे worst, Pakistan ranks amongst the bottom 5 countries globally on gender equality indices. Year after year in Afghanistan, the situation has deteriorated so catastrophically that girls are now legally banned from education in Afghanistan, the neighborly country of Pakistan. And in India, despite being the world's largest democracy, largest economy, largest GDP, largest, the population, 5th largest economy,
A girl born in a rural area or low income household faces a life expectancy of opportunity dramatically lower than her male counterpart. In Bangladesh, now come to the Bangladesh, remarkable economic progress. We have seen a textile industry booming, and there were a huge export business. They have a very good business, and export was a very good part of the textile export specifically, because there are multiple people in Pakistan, there are multiple people in this region, and international, the foreign direct funding, foreign direct investment, FDI, we have seen in Bangladesh, who completely entire industries they have developed there in Bangladesh, in Dhaka and suburbs of Dhaka, and the multiple industrial zones. And so they are selling their, the most important textile and all that. So this is Bangladesh. Bangladesh remarkable economic progress has not translated into equal political participation or equal safety for women. But here is the number that I want you to sit with. According to the United Nations data, approximately 650 million women alive today were married before the age of 18. The majority of them in South Asia, 650 million women whose education was interrupted, whose choices were removed, whose potential was never realized. Not because they were incapable, but because the systems around them decided their future before they could decide it themselves. So this is very important. The United Nations framework reality. Now let us talk about the international response, because the United Nations has not been silent on this issue, not even close. 1979, the United Nations adopted CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, often called the International Bill of Rights for Women. In 1995, the Beijing Platform for Action set out comprehensive global goals for gender equality. In 2015, United Nations Sustainable Development Goals, Sustainable Development Goal number 5, specifically targeted gender equality as a global priority by 2030. United Nations Women, the United Nations entity specifically dedicated to gender equality, operates in over 90 countries worldwide. Billions of dollars, decades of frameworks, thousands of reports, conferences, and commitments. So why, in the slum of South Asia, does almost none of this reach the women who need it most? ये सवाल बहुत ज़रूरी है और very essential this question is, and because the answer reveals something deeply uncomfortable about how international development actually works. The United Nations framework operates primarily through governments. It signs agreements with states. It channels funding through national institutions. The national institutions work under the governments, and in the countries with the weak governance, high corruption, and deeply patriarchal political structures, filter that funding and those frameworks through their own priorities, which means the women in the slum, in the interior areas, in the slum areas, she has never heard of CEDAW. She has never seen a United Nations Women Program, never been consulted about the Sustainable Development Goals. Even they did not, did not knew about the United Nations Sustainable Development Goal, because they are not educated. This is the main problem. So there are multiple problems that we have. So, and the gap between the Geneva and the slum is not just geographic. It is systematic, structural, and it is failure that the international community has not honestly confronted. Now, the paradox, and I want to give you a complete, I just want to give you a solution of it. What is the solution of this problem? This is a very important problem, and this is very very heart touching problem. सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यूनाइटेड नेशंस के जो प्रोग्राम्स हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फंड करें और उनको जो है वो एम्पावर करें, ताकि वो जो रूरल एरियाज़ को, जो लोकल कम्युनिटी
है उनमें से जो लीडर्स निकलें और वो अपने लोगों को समझाएं, पढ़ाएं और उनके लिए कुछ बेटरमेंट के लिए काम करें. और देयर आर मल्टीपल पीपल इन पाकिस्तान हु आर डूइंग दिस जॉब एंड वी शुड प्रोवाइड देम फैसिलिटीज़. और बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत आप जो है वो सपोर्ट करेंगे तो वो काम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और पूरे रीजन के अंदर, साउथ एशिया के अंदर ये मामला जो इनक्वालिटी का ये ख़त्म हो जाएगा. सो द थिंग इज़ कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जी मैंने जिस तरह बात की शुरू में कि जी गवर्नमेंट का कसूर है या उसका कसूर है, ये सोसाइटल और स्ट्रक्चरल एक सिस्टम बन गया है जिसको हमने चेंज करना है. और ये इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ग्रुप्स की फॉर्म में होगा कि यार विमेन राइट्स के ऊपर हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे, ख़ुद से स्टार्ट करेंगे तो ये मामला बहुत बेहतरीन हो जाएगा और बहुत सारे मामला बहुत बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे. सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट नज़रिए से, बहुत इम्पॉर्टेंट आंखों से इसको हमने देखना है और इसको हमने सॉल्व करना है. अभी तक के लिए इतना ही. We'll meet in next video inshallah. Thank you very much and give your suggestions in comment box and I will read that comments and definitely I'll do my best to better this video and I'll definitely, this is voiceover, I'll try my best to be on, you know, I really want to be on camera and all that, so I'm setting just my studio and just I'm putting a videos, so I cannot waste my time. I have a time, so I want to spend more time with you, with my audience and with on YouTube, because I have a lot of bunch of content for YouTube and specifically on these issues I wanted to talk on. And thank you very much for watching. I'll see you next time. Allah Hafiz.